कल देश में दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। आज शाम रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। पटना जंक्शन के सामने बॉल होटल में आग, 3 की मौत, 35 को निकाला, 15 को अस्पताल भेजा। आसपास के होटलों में भी पहुंची आग। यूपी में पीएम की ताबड़तोड़ रैली। आगरा में जमकर विपक्ष पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। बरेली व शाहजहांपुर में भी करेंगे रैली। पीएम मोदी राहुल गांधी की स्पीच पर चुनाव आयोग का नोटिस। भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष ने 29 अप्रैल तक जवाब भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष से मांगा जवाब। कन्नौज की लोकसभा सीट पर चढ़ा सियासी पारा। सपा अध्यक्ष अखिलेश और बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने भरा नामांकन। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढहा। चीन सीमा से सटी दिबांग वैली का टूटा संपर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पटना जंक्शन के सामने पॉल होटल में आग लगने की बात सामने आई। आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा। फायर ब्रिगेड ने आपको बता दें कि आग पर काबू पाया है। आसपास के 3 होटलों में भी आग फैल गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पटना जंक्शन के सामने पाल होटल में आग लगने से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड ने 35 लोगों को बाहर निकाला है। आसपास के 3 होटलों में भी फैली आग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने 35 लोगों को बाहर निकाला है। आसपास के 3 होटलों में भी फैली आग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आसपास के 3 होटल में भी फैली है आग। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पटना जंक्शन के सामने पाल होटल में आग लगने से हड़कंप मचा। आग के चपेट में आने से 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई और फायर ब्रिगेड ने 35 लोगों को बाहर निकाला है। और अगली खबर है पटना से, जहां पर जेडीयू नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शादी समारोह से लौट रहा था जेडीयू नेता। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। घायल हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें। बाइक सवारों ने मारी जेडीयू नेता को गोली और साथ मौजूद शख्स को भी गोली लगी है। तो साथ मौजूद शख्स को भी लगी गोली। साथ ही मुनमुन को 3 गोली मारी गई हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पटना से खबर, जेडीयू नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस पर सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस पर सख्त। चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। तो चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर सख्त। चुनाव आयोग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कथित एमसीसी उल्लंघन का संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांगा गया है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस पर सख्त नजर आ रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर, चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस पर सख्त। चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इलेक्शन कमीशन ने कथित एमसीसी उल्लंघनों पर संज्ञान लिया। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और प्रवेश शर्मा इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों से ही जवाब मांगा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और जवाब मांगा गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर सख्ती बरते जाने की बात सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने कथित एमसीसी उल्लंघनों का संज्ञान लिया। प्रवेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, इलेक्शन कमीशन सख्त है, जवाब मांगा गया है, क्या लग रहा है, क्या कुछ जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नोटिस दिया है, दोनों से जवाब मांगा है। सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी ने ही शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन में। उनका कहना था कि चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जो है कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव का कल दूसरे चरण का मतदान है और चुनावी माहौल में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से शिकायत दर्ज कर दोनों पार्टियों को नोटिस भेजा है और 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। दोनों पर मोड ऑफ कंडक्ट का रूल लगाते हुए दोनों की शिकायत दर्ज की है। सीधे तौर पर धार्मिक आधार पर जो है, जातिवाद पर या सीधे तौर पर कहे धर्म के आधार पर जिस तरीके की बयानबाजी करी है, दोनों पार्टियों से इस पर जवाब मांगा और सीधे तौर पर सख्त दिशा निर्देश देने की बात भी कही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है, क्योंकि दोनों ही दलों की ओर से जब यहाँ पर जवाब मांगा गया है, तो ऐसे में इन दोनों दलों की ओर से भी क्या जवाब दिया जाता है, देखना बहुत अहम होगा। लेकिन प्रवेश, क्या लग रहा है कि अब क्या इस जवाब के बाद भाषणों में असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस दिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था, उसी दिन चुनाव आयोग ने सख्ती की बात की थी, कई नियम बनाए थे, सीधे तौर पर कई बातों को खुलकर कहा था। लेकिन इसे दिशा निर्देश की बात करें तो इस तरीके की दिशा निर्देश अक्सर हम चुनावों में देखते हैं कि नेता अपने चुनावी भाषण में अपनी जुबान को जो है लगाम नहीं लगा पाते हैं और कहीं ना कहीं नफरत भरे भाषण भी देते हैं। और यही वजह है कि चुनाव आयोग को इस बार दोनों पार्टियों को नोटिस देकर इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से बयान सामने जरूर आया। उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग को बीजेपी की शिकायत की थी और इस तरीके का नोटिस अगर हमें मिला है तो हम उसका जवाब देंगे। और बीजेपी की तरफ से अभी कोई फिलहाल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 29 अप्रैल से पहले दोनों पार्टी अपना जवाब जरूर दाखिल करेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग किस तरीके का सख्त कदम उठाकर आने वाले जो अगली रैलियां या नेता है उनको किस तरीके का संदेश देता है। बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव आयोग की ओर से दोनों ही बड़े दलों को नोटिस भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर सख्त इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है, कथित एमसीसी उल्लंघनों का संज्ञान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर तिहाड़ जेल नंबर 3 में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। एक गुट ने दूसरे गुट के 4 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया और जिसमें 4 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदियों के शोर मचाने पर जेल अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों कैदियों के बयान पर केस दर्ज कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और कैदियों के शोर मचाने पर जेल अफसर मौके पर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैदियों के शोर मचाने पर जेल अफसर पहुंचे, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने चारों कैदियों के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। तिहाड़ जेल नंबर 3 में 2 गुटों के बीच मारपीट की बात। एक गुट ने दूसरे गुट के 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक गुट ने दूसरे गुट के 4 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है परिवार में आकर के। परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर, भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ कर के सारी रचना बनती है, योजना बनती है पार्टी के अंदर बैठ कर के कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। और अगली खबर है सिरसा से, जहां पर जिले में निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों ने सामूहिक रूप से लघु सचिवालय प्रांगण में मतदान की शपथ ली है। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आर.के. सिंह ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित सामूहिक मतदाता शपथ समारोह में अधिकारियों को सिरसा का अभिमान 100% मतदान की शपथ दिलाई है। लघु सचिवालय प्रांगण में आयोजित सामूहिक रूप के समारोह में जिले के सभी कॉलेज, स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन जुड़कर मतदाता की शपथ ली है। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की शपथ ग्रहण समारोह के छोटे छोटे आयोजन करके स्कूलों में, कॉलेजों में, पंचायत में, म्यूनिसिपल कमेटीज में, मीटिंग्स में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जहाँ भी मौका मिलता है तो हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि आने वाली 25 मई को सभी वोटर्स घर से बाहर निकलकर अपने मत का ताकि हम सिरसा का अभिमान 100% मतदान का जो स्लोगन है, जो टारगेट है, उसको हम अचीव कर सकें। भारतीय चुनाव आयोग के भी सख्त निर्देश हैं कि आप वोटर्स को मोटिवेट करो ताकि वो बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। इनमें 3 प्रकार के वोटर्स हमारे लिए विशेष हैं। वो इसलिए विशेष हैं कि वो एक तो यंग वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं जो 85 साल से ऊपर के हैं, और एक है PWD यानी कि जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर जज के बेटे ने लखनऊ में फांसी लगा ली है। 18 वर्षीय अजितेश त्रिपाठी ने घर में फांसी लगाई। जेईई मेंस 2024 में फेल होने के चलते फांसी लगाई। रिजल्ट आने के कुछ घंटों बाद ही फांसी लगा ली। फंदे से लटकता मिला है घर में शव। एनआईए के स्पेशल जज है विवेकानंद त्रिपाठी। अजितेश ने घर में सुसाइड किया है और परिजनों ने पुलिस कार्रवाई के लिए मना किया। हजरतगंज के बटलर पैलेस में है जज का घर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रिजल्ट आने के महज कुछ देरी के बाद फांसी लगा लिया जितेश ने। और आपको बता दें कि IIT जेईई मेंस में पास न होने के चलते उसने ये बड़ा कदम उठाया है। फंदे से लटकता मिला है शव। एनआईए के स्पेशल जज हैं विवेकानंद त्रिपाठी। अजितेश ने घर में सुसाइड किया। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई के लिए मना किया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हजरतगंज के बटलर पैलेस में एक जज का घर है और जज के बेटे ने लखनऊ में फांसी लगाई। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर दबंगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला। आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। दबंगों ने घर में आग लगा दी। पहले भी कई बार दबंगों की पुलिस से शिकायत पहले भी कई बार हो चुकी है। 112 नंबर पर दी गई सूचना। पुलिस मौके पर मौजूद। चौबेपुर थाना क्षेत्र के पचोर गांव का ये पूरा माजरा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
भैया गिरे मत गिरे कोई आग लगा दिया चढ़ा मेरा बसंत दलाल के लौंडे। बहराइच से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर दबंगों की छेड़खानी से एक महिला परेशान हो गई है। न्याय के लिए दर दर भटक रही है पीड़ित महिला और अधिकारियों की चौखट के काट रही चक्कर। महिला ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है, तो न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला। अहम खबर आपको हम बता दें, और महिला ने गाँव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। अधिकारियों की चौखट के लगातार चक्कर काट रही है महिला। तो महिला ने गाँव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है और छेड़छाड़ और मारपीट का लोगों पर आरोप लगाया। मामले में सुलह का दबाव बना रहे हैं दबंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मामले में सुलह का दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है। मामले को लेकर हमें गलत रिएक्शन लगाया गया। उसको जब हमने पूछा जाचा तो उसका सही जवाब भी नहीं, कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कहेंगे और शादी तोड़वाने के लिए ऐसी ऐसी हरकत करे, हमें उठाने की कोशिश की। और फिर जब हमने शोर मचाया तो उसमें मारा पीटा, बहुत धमकाया। या फिर जब थाने को गए तो बड़े का है पूरा दिन हमें बैठा रखे, फिर वहाँ से भेज दिए। किस थाने पर गई थी? कैसरगंज थाने। कौन लांछन लगा रहा है, परेशान कर रहा है? सिराज और हीना। कौन है ये? हीना पड़ोसी है और सिराज, आरिफ, नियाज, अफरोज, इतने लोग हमें उठाने की कोशिश। ये सब कौन है? ये सब पड़ोसी हैं। अच्छा, तो आप क्या कारण क्या है? कारण यही है कि सुलह कर लो। और सभी दिल्ली से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली से खबर है, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की पीएम मोदी को चिट्ठी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएमओ और एलजी पर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल की 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी के आरोप की बात सामने आई है। आप सांसद संजय सिंह की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। संजय सिंह ने पीएमओ पर और एलजी पर आरोप लगाए हैं। और प्रवेश शर्मा इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, पीएमओ और एलजी पर बड़े आरोप लगाए हैं। इसके पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि लगातार केजरीवाल की निगरानी हो रही है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो है सीधे तौर पर पीएमओ और एलजी दिल्ली के जो एलजी हैं उनको पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और सीधे तौर पर एलजी और पीएमओ को पत्र लिखकर ये कहा है कि ये सब दिल्ली के एलजी के इशारे पर हो रहा है। और ये पत्र एलजी को लिखते हुए भी एलजी के पत्र में भी ऐड करके संजय सिंह ने लिखा है कि जो कुछ हो रहा है ये आपके इशारे पर हो रहा है। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि इंसुलिन की बात को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। बिल्कुल, साफ तौर पर इन सभी बड़ी चीजों को लेकर लिखा क्या है। लेकिन प्रवेश, क्या लगता है, क्योंकि लगातार संजय सिंह इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी वो बड़े आरोप लगा चुके हैं, इस चिट्ठी के बाद कोई असर होगा क्या? देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से आम आदमी पार्टी मुखर है, लगातार आरोप लगा रही है, लगातार तरह तरह की बातें कर रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखकर ये हलचल मचा दी है, तो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में जिस तरीके से केजरीवाल है उनकी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया है। और इससे पहले इंसुलिन ना देकर उनको मारने की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले कही जा चुकी है। और उसके बाद हलचल जरूर हुई थी और उनके बाद
बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता है या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनको इंसुलिन जरूर दी गई थी। और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी इस तरीके का जो है आरोप लगाकर कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियां जरूर बटोरती है। जी, शुक्रिया आपका प्रवेश, अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर जहां पर आपको बता दें कि संजय सिंह की ओर से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, पीएमओ और एलजी पर आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर गौशाला का डीएम ने निरीक्षण किया है। गौशाला का निरीक्षण के दौरान दिखी नाराज, गौशाला में हरा चारा न मिलने पर जमकर फटकार भी लगाई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गौशाला में हरा चारा न मिलने पर जमकर फटकार भी लगाई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो श्रावस्ती से खबर, और छाया के लिए शेड निर्माण न मिलने पर भी फटकार लगाई गई है। डीएम ने चारा उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, इकोना इलाके अकबरपुर गौआश्रय स्थल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गौशाला के निरीक्षण के दौरान नाराज दिखी डीएम। और अगली खबर आपको बागपत से बताते हैं, जहां पर दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू। 16 लाख से अधिक मतदाता 979 बूथों पर करेंगे मतदान। बूथों पर रहेंगे अर्धसैनिक बल तैनात। बागपत पटवारी कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 979 बूथों पर मतदान की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 16 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बागपत पटवारी कॉलेज में भी मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। तो मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है और 16 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। और अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्थान फाउंडेशन की ओर से सनातन धर्म की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में बहुत कुछ बदला है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आज हमारा समाज बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पिछले 10 सालों में सनातन संस्कृति के ऊर्जा का समय रहा है। इन 10 सालों में जन जन की सोच में परिवर्तन आया है। और समाज परिप्रेक्ष्य में महत्व में समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा प्रासंगिक विषय मुझे लगता है। अगर हम विचार करेंगे तो सैकड़ों वर्ष की गुलामी के पश्चात आज जो हमारा समाज है वो एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। यह परिवर्तन भी इसलिए संभव हो पाया, मुझे लगता है कि इसका विचार करना भारत के हर नागरिक के लिए बड़ा आवश्यक है कि संचार का समय रहा है। और मैं मानता हूं कि जन जन के सोच में पिछले 10 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। एक परंपरा थी समाज में फूट डालो राज करो, मुझे लगता है कि उससे देश सब बाहर निकला है पिछले 10 वर्षों में। और ऐसे लोग, और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अगली खबर आपको उन्नाव से बताते हैं, जहां पर उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको बता दें, नामांकन में साक्षी महाराज का बुलडोजर से स्वागत किया गया है।
तो नामांकन जुलूस भी निकाला गया और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बुलडोजर से स्वागत किया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हरदोई पुल पर 21 बुलडोजर से जुलूस का भव्य स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। उन्नाव से खबर, सांसद साक्षी महाराज ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन में साक्षी महाराज का बुलडोजर से स्वागत किया गया। उन्नाव सदर से विधायक पंकज गुप्ता, उन्होंने बुलडोजर से स्वागत किया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, नामांकन जुलूस की तस्वीरें हैं। हरदोई पुल पर 21 बुलडोजर से सांसद साक्षी महाराज का स्वागत हुआ। उन्नाव से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नामांकन में साक्षी महाराज का भव्य स्वागत और भारी भीड़ इस नामांकन जुलूस में देखने को मिली है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बुलडोजर से भव्य स्वागत किया है। और अगली खबर है बहराइच से, जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों की शपथ ली है। बहराइच जिले में एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 पर तैनात के स्टाफ के कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों का निर्वहन के दौरान रीजनल मैनेजर विवेक मिश्रा और प्रोग्राम मैनेजर सुधीर मणि त्रिपाठी ने सभी को नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर रात्रि शिफ्ट के एम्बुलेंस स्टाफ मौजूद रहे। दिन के स्टाफ को दिन में शपथ दिलाई गई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में दबंग रिकवरी एजेंटों ने दंपत्ति से बदसलूकी की है। जबरन बाइक को रिकवर करने आए रिकवरी एजेंटों ने जमकर हंगामा कर दिया। बता दें कि मलिहाबाद में लोन रिकवरी एजेंटों का आतंक देखने को मिला है। वसूली के दौरान दंपत्ति से बाइक छीन ली और विरोध करने पर मारने की धमकी तक दे डाली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिखित शिकायत करने के लिए दंपत्ति को मलिहाबाद थाने भेजा था। आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करते हुए काम नहीं करेगा। फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत रिकवरी एजेंट काम करेंगे, लेकिन बावजूद इसके कई रिकवरी एजेंट आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। धमका के लाए हैं। कौन? ये वाले भैया जबरदस्ती। क्यों भैया, आप कहाँ से हैं? नहीं भैया, जबरदस्ती लाए। बताइए क्या नाम है तुम्हारा भैया? महावीर प्रसाद। कहाँ रहते हो? हम रहते हैं नरेंद्र में। क्या मामला है? डायल 112 क्यों मिलाया आपने? इसको 12 हमने मिलाया कि आप ही ने मिलाया है ना? अगली खबर है बहराइच से, जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों की शपथ ली है। बहराइच जिले में एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 पर तैनात के स्टाफ के कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए देर रात शपथ ली। बचूंगा मैं यात्रा के दौरान तेज संगीत नहीं सुनूंगा। दुर्घटनाओं की संभावना विलंबित आवाजाही बचने के लिए मैं घटना स्थल पर। बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित द एनसी स्कूल के ग्राउंड में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत DM11 वर्सेस स्वीप 11 के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। क्रिकेट की शुरुआत टॉस से हुई। स्वीप 11 टीम की कप्तान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट काव्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 12 ओवर के मैच में स्वीप 11 टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 100 रन बनाए। स्वीप 11 टीम की तरफ से SP दिनेश कुमार सिंह ने सबसे ज्यादा 35 रन और CDO सुदन ने 25 रनों का योगदान दिया है। सर, 2 शब्द आपकी तरफ से। मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम जो बाराबंकी में चल रहा है, उसके अंतर्गत आज स्वीप के क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे भी सम्मिलित हुए थे। और हमारे जो स्वीप की 11 थी, जो हमारी स्वीप की पूरी टीम है, जो लोग मतदाता जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम और DM11 के बीच में ये मैच हुआ है। इस मैच के, इस फ्रेंडली मैच के माध्यम से हम लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस एक त्यौहार की तरह है और इसको त्यौहार की तरह ही मनाने की आवश्यकता है। और सब लोग पार्टिसिपेट, जैसे इस क्रिकेट मैच में कर रहे थे, वैसे ही पूरे इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और सब लोग वोटिंग के दिन ज़रूर वोट करने के लिए। मैंने वही कहा कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और जो पार्टिसिपेट करने की स्पिरिट है, यही पूरे इलेक्शन प्रोसेस में भी हम सब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग वोटिंग के दिन ज़रूर निकले और वोटिंग करें। महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। पंकज चौधरी ने कहा कि शहजादे और उनके पिता के सलाहकार सैम पित्रोदा ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं।
प्रधानमंत्री जी ने पहले इसमें 55% टैक्स के रूप में सरकार को चली जाएगी और 45% वो अपने पैतृक संपत्ति में अपने परिवारजनों को दे सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक इरादा है, क्योंकि भारत की परंपरा रही है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही उसकी तैयारी करते हैं, जुटा करके तमाम कष्ट सह करके उस प्रॉपर्टी को बनाते हैं, और ये भारत में नहीं चला जाएगा। वैसे तो राहुल गांधी का ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, सरकार दूर दूर तक उनकी बनने नहीं जा रही है, लेकिन जिस प्रकार की मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित किया है ये बहुत ही निंदनीय है। जेल में बंद सुभाष हत्याकांड के आरोपी गर्वित उर्फ प्रिंस निवासी सेक्टर 30 और शिवम उर्फ काली निवासी सेक्टर 3 लगातार मोबाइल के जरिए अपने तीसरे साथी गौरव निवासी उमरी के साथ संपर्क में थे। उनके कहने पर गौरव ने महम जिला रोहतक और सेक्टर 30 के युवकों को सुभाष के घर पर फायरिंग करने की सुपारी दी थी, क्योंकि आरोपी सुभाष के परिवार पर उसकी मौत के मामले में समझौता करने का दबाव बनाना चाह रहे थे। तो वहीं सुभाष का परिवार दबाव डालने की बात से इनकार कर रहा है, मगर पुलिस पूछताछ में आरोपी गौरव ने यह खुलासा किया है। सीआईए 2 ने सुभाष हत्याकांड में 3 महीने से फरार चल रहे आरोपी गौरव निवासी उमरी को गिरफ्तार किया है। आज से तो सर मैं अपना अंदर थी, 10 बजे के करीब का टाइम था रात का। तो सर मेरे बच्चे भी अंदर थे, मैं भी अंदर थी। बाहर से आवाज आई सर के किसी ने ना गेट पर जैसे कोई चीज मारी हो फेंक कर। तो सर मैंने आवाज़ सुनकर बाहर जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर मेरा छोटा बेटा बोला मम्मी ऐसी आवाज़ आई जैसे गोली चली हो। तो सर मैंने देखा सामने गेट में ओला छोटा सा। फिर मैंने जाकर पास में देखा, हाथ लगा कर देखा सर, तो मेरी आंगली तप गई, उसमें गर्म था वो, तभी लगी हुई थी गोली सर। तो मैंने देखा अभी ये तो गोली लगी हुई है। मैं अपने बच्चों ने लेकर अंदर आ गई और दरवाजे बंद कर लिए सर। मैंने गेली पुलिस को फ़ोन कराया, तुरंत ही पुलिस आ गई थी। ये दिनांक 17/4/24 को रात के समय करीब 9:30 बजे उमरी गांव में जो सुभाष है, इससे पहले एक सुभाष था उमरी गांव का जिसका मर्डर हुआ था, उसके संबंध में 40 नंबर मुकदमा दर्ज है सदर थाने सर में। तो उस मुकदमे में सुभाष को गोलियां लगी थी और इसकी पत्नी को भी गोलियां लगी थी, जिसमें 4 गोलियां सुभाष को लगी थी और 2 उसकी वाइफ को। सुभाष की मौत हो गई थी गोलियों की वजह से और इसकी वाइफ बाद में पीजीआई वगैरह रेफर करी थी, वो बच गई थी। उस मुकदमे में हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया हुआ है, एक शिवम उर्फ काली है और एक लड़का गर्वित है। गोंडा जेल में कैदियों के परिवारों के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोकतंत्र के पर्व में लोगों से शामिल होने की अपील भी की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, इसके लिए यूपी की गोंडा जेल के सुपरिटेंडेंट ने अनूठी पहल शुरू की है। वोट देने जाएंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों पर खास स्लोगन छापकर शपथ दिलाई जाती है। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में होने वाले इलेक्शन में अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। साथ में जो उनके सगे संबंधी हैं, जानने वाले हैं, उनको भी मतदान देने के लिए प्रेरित करें। जनपद गोंडा में हमारे जो बंदी निरुद्ध हैं, चूँकि ये बंदी वोट दे नहीं सकते, इसलिए तय किया गया कि जो उनके परिजन मुलाकात में आते हैं उनकी जो है इस मामले में जागरूक किया जाए। इस पहल के जरिए अब तक 400 से ज्यादा कैदियों के परिवारों को जागरूक किया जा चुका है। मतदान के लिए है, जो जेलर साहब ने बताया है, तो वो तो अच्छी बात है। मतदान तो सबको करना चाहिए और हम भी करेंगे और घर जाएंगे तो और भी लोगों को बताएंगे। वैसे तो पहले से पता है ही सबको। यहाँ के जेल अधीक्षक साहब ने हम लोगों को वोट डालने के लिए उत्साहित और मतदान के लिए बताया और अभी मेरा गोंडा मेरी शान, लोग वोट देंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जेलर साहब द्वारा जागरूक किया गया है चुनाव को लेकर, जो 20 मई को है 5वें चरण में, उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपने मित्रगणों को, साथियों को, घर वालों को समझाएं कि मतदान देना कितना जरूरी है। गोंडा लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी कल मतदान होना है और इस सीट पर रोजगार, विकास, नदियों की सफाई अहम मुद्दा है। कैसी है इस सीट की चुनावी जंग, आपको दिखाते हैं। महासमुंद लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर पार्टी का 2009 से कब्जा है। महासमुंद लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था, लेकिन 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। इस बार चुनाव में बीजेपी ने यहां से ओबीसी वर्ग की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। महासमुंद में आराम मिलों और चावल मिलों के बंद होने की वजह से यहाँ के लोगों में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। धमतरी में मुद्दे तो पिछड़ा वर्ग हो गया हमारा धमतरी, न रेल का सुविधा है। यहाँ से बिजनेस काफी होती थी पहले, जब से ये सब उधर चले गया तो यहाँ कोई काम नहीं। पहले टिम्बर वगैरह ये वो राइस मिलर वगैरह, इससे धमतरी चलता था। यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है। मैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि राजिम में रेलवे राजिम से देवभोग तक के लिए बड़ी रेल लाइन होनी चाहिए, जिससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ रेलवे जरूरी है। ये रेलवे की मांग बरसों पुरानी है, इसलिए राजिम से देवभोग रेल लाइन का यहाँ विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम होने की वजह से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नदियों की सफाई और विकास की कमी यहाँ अहम मुद्दे हैं। विकास की गति में तो पिछड़ते हुए ही नजर आया है हमारा राजिम विधानसभा, खासकर महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाला राजिम है, जहाँ नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से लोग आते हैं जो इलाहाबाद के तर्ज में यहाँ पे करते हैं काम। इसके लिए नदी का संरक्षण भी होना चाहिए, साफ सफाई व देख रेख इनकी होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो राजिम का आबादी पहले से डबल और तिबल हो गया है। जिस हिसाब से पहले राजिम में सुविधा युक्त छोटा था, आज राजिम चौगुना हो चुका है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उस हिसाब से यहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ मेले का, रोड का, और चौड़ीकरण नहीं, साथ साथ में उसमें डिवाइडर भी नहीं है। आने जाने वाले मेले के समय में बहुत परेशानी होते हैं। खुद मंत्री लोग महसूस करते हैं, जितने मंत्री लोग आते हैं। महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ढिंढोरी जिले का समनापुर स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बीएमओ और स्टाफ के बीच बिलों के भुगतान को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो वहीं मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीएमओ ने स्टाफ की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के आला कमान से भोपाल तक कर दी है। बिल मेरा नहीं है और मेरे खाते में पैसे गए भी नहीं हैं। संतोष कुमार गौतम के खाते में पैसे गए हैं। जो आपके बिल में जो दस्तखत हैं वो किसके हैं? बिल में दस्तखत संतोष गौतम का है। और खाता नंबर? खाता नंबर मेरा है। वो पैसे आपके खाते में नहीं है? मेरे खाते में पैसे नहीं हैं। वो बिल आपका नहीं है? मेरा बिल नहीं है। जबलपुर नगर निगम सहायक आयुक्त एवं प्रभारी स्थापना शाखा रचयिता अवस्थी का निलंबन और बहाली चर्चाओं में है। दरअसल निलंबन के एक दिन बाद भी सहायक आयुक्त को बहाल कर दिया गया, जबकि इतनी जल्दी बहाली संभव नहीं थी, क्योंकि सहायक आयुक्त ने चुनाव जैसे नज़दीक आया उसको लेकर आपको बता दें कि चुनाव जैसे कार्य में लापरवाही की थी और इस काम में गलती करना मतलब बड़ी सजा का हकदार होना है। लेकिन जिला प्रशासन के प्रकृष्ट अधिकारियों की मेहरबानी से सहायक आयुक्त को बचा लिया और एक दिन बाद ही उनका निलंबन समाप्त कर दिया।
रतलाम में अवैध वसूली को लेकर पुलिस कार्रवाई से नाराज किन्नरों ने बुधवार को लेबर गांव 4 लेन स्थित चिकलिया टोल नाके पर जमकर हंगामा किया और बिलपांक पुलिस द्वारा समझाइश दी। इसके बावजूद नहीं माने। किन्नर अभद्रता करने पर आतुर हो गए और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 9 किन्नरों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सभी को जेल भेज दिया गया है। हंगामे में शामिल 2 ऐसे किन्नरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ 20 अप्रैल को अवैध वसूली का प्रकरण दर्ज हो चुका है। बिलपांग टोल नाका में जिसमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर से इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। धारा 327, 34 और 294, 506 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद एक और प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करना भी पाया गया था तथा इसमें 188 का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। तो ऐसे जो व्यक्ति थे उनके विरुद्ध में हमने कार्रवाई की थी। और इसके अतिरिक्त आज ऐसी संभावना बनी हुई थी कि इनके द्वारा उत्पात मचाया जा रहा था, जिस तारतम्य में आज इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जम्मू के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए दूसरे चरण में होम विजिट कराया गया और जम्मू लोकसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों पीडब्ल्यूडी के लिए होम वोटिंग कराई गई है। जम्मू सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू लोकसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग कराई गई। जम्मू सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए वोट फ्रॉम होम स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत 85 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोग और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग होम वोटिंग कर सकते हैं। सुचेतगढ़ के बुजुर्ग वोटर सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर कढ़िया ठीक है, घर गया सारा वोट ये ज्यादा ठीक है। आज बड़े शुक्रदार। और दसो की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया और सही है, करैक्ट है। अस बड़े बड़े धन्यवाद हाँ कि जरा गवर्नमेंट के जो वर्कर आए उन्हें घर आनी है, सानू समझाया। होम वोटिंग की प्रक्रिया के लिए पोलिंग अधिकारियों की अलग टीम होती है जो सुरक्षा कर्मियों के साथ वोटर के वोट लेने के लिए उनके घर जाती है। पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। डाल नहीं जा सकते, ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छा रूल कढ़िया है, घर पे वोट डालेंगे। आप गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं, अच्छा रूल कढ़िया इसने। वोट फ्रॉम होम के अलावा पोस्टल बैलेट भी ऐसी पहल है जिसके जरिए कर्मचारी पोलिंग स्टेशन पर जाए बिना ही वोट देने की अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। जम्मू लोकसभा सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा और विपक्षी गुट इंडिया के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामबन भल्ला के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इस सीट से 12 निर्दलीय सहित 20 और उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू मलेरिया बचाव जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर MS दुग्ताल ने कहा कि डेंगू मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास साफ पानी जमा नहीं होने देना है। यदि घर के आसपास पानी जमा हुआ तो जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल अथवा जले हुए मोबिल का छिड़काव कर दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने के साथ ही फुल बांह का कपड़ा पहने। घर के सभी कमरों की साफ सफाई के साथ ही टूटे फूटे बर्तन, कूलर, AC, फ्रिज में पानी जमा न होने दें। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर घर में मच्छर है तो वह पानी है या नाली आपकी खुली हुई है या नाली का जो पानी बिल्कुल धीरे से बह रहा है। जो आज जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है, इसमें मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे पब्लिक है उनको ये जानकारी हो जाए कि जो है मलेरिया को हम कैसे बचा सकते हैं। और जब जानकारी होगी तो वो मलेरिया से भी बच जाएंगे। जहाँ मलेरिया से बच जाएंगे तो वहाँ पर महिला तक अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो ये भी उनका ही पार्ट है। और गवर्नमेंट की जो
का जो एम है कि 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करना है। तो उस पर्पस में हम लोगों ने सब मिलकर हमने आज जागरूकता फैलाई है और ये डेफिनेट है कि ये ख़त्म हो जाएगी। सर पहले तो हल्द्वानी में थे जो मच्छर थे, क्योंकि मच्छर से फैलता है। तो अब जो है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ते जा रहा है। जहाँ टेम्परेचर होगी वहाँ मलेरिया होगी। और क्योंकि हर सामान जो है हल्द्वानी से कहीं से बाहर आ रहा है, तो उसके साथ जो मच्छर भी जो है सब्जियों में आ जाते हैं, तो मलेरिया होने के चांसेस यहाँ पे अब है। और पिछले बार में ऐसे देखा गया तो मच्छर अभी भी जो मच्छर जो यहाँ पर नैनीताल में भी है वो। तो मैं जितनी भी पब्लिक है, चाहे यहाँ के हो या कहीं के हो, तो कृपया अगर मलेरिया से बचाव करें। अपने जो पानी, जहाँ पानी रुका हुआ पानी है, जहाँ इस टाइम में पानी है, तो पानी को खुला मत छोड़ दीजिए आप। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं। हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात को लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई पार्किंग चिन्हित की गई थी और साथ ही पार्किंग के निर्माण चल रहे हैं और जिन्हें जल्द ही सुचारू किया जाएगा। ये जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट PWD का चल रहा है जो चौड़ीकरण के संबंध में है, वो भी मोटा मोटा लगभग पूरी रोड को ही ले रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आपका परिवहन विभाग का चल रहा है, जो शुरू कराया आगे के लिए, जो नैनीताल तक का रोड जाएगी। तो तीनों विभागों का हमने एक कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि डुप्लीकेसी ना हो। नैनीताल के समीपवर्ती गांव वजून के घिंघारी तोक में रेस्टोरेंट निर्माण पर बड़े पैमाने पर पेड़ और पहाड़ काटने की ग्रामीणों की शिकायत पर बजून पहुंचकर क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रेस्टोरेंट स्वामी धर्मेंद्र सिंह मेहरा द्वारा बड़े पैमाने पर चीड़ और बांज के वृक्ष काटे गए हैं। इसके साथ ही वहां पर पहाड़ काटकर अवैध खनन का कार्य भी किया गया है। मौके पर रेस्टोरेंट में हिरण के अवशेष, आराम मशीन, पत्थर, बजरी और काटे गए पेड़ों के गिल्ट भी मिले हैं। जून के कुछ निवासी आज मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक रिसोर्ट है जो बजून के एक तोक में बन रहा है, इसका नाम घिंगारी तोक है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन रही है जो कि बड़े पैमाने पे पेड़ काट रही है और उन्हीं पेड़ के काटने से रिसोर्ट का निर्माण कर रही है। सेकेंडली उनका यह कहना था कि यहाँ पे जो रास्ता सड़क से आता है वो नहीं था, बहुत मामूली सी एक पगडंडी थी, उसको इन्होंने सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे उसको चौड़ा किया, उस पर पुस्ते लगाए ताकि यहाँ पे भविष्य में गाड़ी आ सके। थर्डली अंदर जितने भी पत्थर लगे हैं, जितनी भी बजरी है, ये सब भी जंगल से ही चोरी किया गया है। इन सब बातों की आज मौके पे पुष्टि हुई है। अंदर ही बहुत बड़ी खान है जहाँ से बजरी लाई जा रही है, पेड़ अंदर ही काटे जा रहे हैं, बड़ी आरा मशीन जिसकी कोई अनुमति नहीं है उससे पेड़ों का चिरान होकर उससे ही होटल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ एक यहाँ पे हिरन के भी अवशेष मिले हैं, इसमें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी मुकदमा बनेगा। उत्तराखंड में प्रथम चरण में संपन्न हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा बनाए गए मैनिफेस्टो पर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के शपथ पत्र का कड़ा प्रतिरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की मेहनत की कमाई को वर्ग विशेष को सौंप देना चाहती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से विभाजनकारी और तुष्टीकरण की रही है। तो कहते हैं कि जो सीएम जमीनों के कब्जे को लैंड जिहाद कहता हो, 6x4 की मज़ार को हटाने की बात करता हो, लेकिन देहरादून ही में बीजेपी के पार्षद के द्वारा उठाए गए ज़मीन के मामले को जो सूचना के अधिकार पर साबित हो गया उसको आज तक खाली ना करा पाया हो, देहरादून के एक थाने के निकट की ज़मीन को किसी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसको खाली ना करा पाया हो, जिसका अपना कार्यालय विवादित भूमि में भूमि खरीदी गई हो, वो व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है लैंड जिहाद। खबर देहरादून से है, जहां पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में बनाए गए स्ट्रांग रूम परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों के द्वारा ड्यूटी के अनुसार विजिट किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है।
रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में भवनों की अनियमित तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई से केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज एवं व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है और इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आगामी 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा का संपूर्ण बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बहिष्कार के तहत यात्रा मार्ग पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन, विश्राम गृह सभी बंद रखे जाएंगे। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ में गौशाला तोड़े जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना मिली है कि हमारे कुछ लोगों के भवनों पर प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती भवनों के आगे से पूरा खुदाई की गई है और बिना भवन स्वामियों की अनुमति उनको नोटिस दिए हुए कुछ टीन शेड वगैरह उन्होंने वहाँ पे वहाँ तोड़फोड़ की है। ये बिल्कुल भी गलत है और अपने हमारे बही खाते वगैरह थे, अपना किचन का सामान था, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो कि आज हमारे लोगों ने अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाई है और केदार सभा पूर्ण रूप से शासन प्रशासन का विरोध करेगी और अगर हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ तो 10 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोगों के होटल, अपने धर्मशालाएँ और पूजा प्रसाद सामग्री वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगी जब तक हम लोगों के लिए प्रशासन ने हमको विश्वास में नहीं लिया। हम लोगों के पूरे प्रतिष्ठान वगैरह बंद रहेंगे। जय बाबा केदार। नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस गाय के दूध के द्वारा लगातार कई वर्षों से अखंड पूजा दुग्ध धारा द्वारा बाबा केदारनाथ का अभिषेक किया जा रहा था और बड़ा दुख हुआ ये सुन करके कि केदारनाथ में कुछ अधिकारियों के द्वारा वहां पे गौशाला को तोड़ करके तहस नहस कर दिया है। और गर्मी का सीजन आते ही हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, लिहाजा किसी भी आग की घटना में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए शहर भर में लगे फायर हाइड्रेंट सुचारू चल रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने शहर के सभी 15 फायर हाइड्रेंट चेक किए हैं और जिलाधिकारी पद्म सिंह के निर्देश में सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के मंगल पड़ाव और मंडी बाजार क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों में लगे 15 फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण करते हुए उनमें से वाटर सप्लाई चेक की है। अभी फायर सीज़न चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जहां पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जिनको उनके स्थान से थोड़ा सा रिलोकेट किया जाना है। तो ये सभी विस्तृत इसमें जांच की गई है और सभी को देखते हुए इसकी आख्या अभी जिला स्तर को प्रेषित की जाएगी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।